पलपल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। चीन को लेकर के जिस तरीके की राजनीति मोदी सरकार करती हुई नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुका है। और इसी पर हमसे बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट कुमार सौरभ मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कुमार सर, हमने देखा था कि जिस तरह से चीन का हमला होता है, 3 जवान पहले बताए जाते हैं, फिर 3 दिन का समय लगता है कि हमारे 20 जवान मारे गए हैं। तो जो सैनिकों के साथ खिलवाड़ था कि आखिरी टाइम जो था उनको वो श्रद्धांजलि नहीं दे रहे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले दिन जब न्यूज आता है उसमें बोला गया कि 3 सेना की वहां पे 3 सेना ही शहीद हुए हैं। दूसरे दिन आपको ये भी बता दें कि जो आप कह रहे हो कि 20 सेना का बाद में बताया गया कि वो शहीद हुए, सबसे पहले वो न्यूज किसने फ्लैश की है? समाचार एजेंसी ने फ्लैश की है। सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया था। जब समाचार एजेंसी एएनआई ने रात के समय वो ट्वीट डाला है कि 20 और सेना शहीद हुई है, वो भी कयास लगाए जा रहे थे कि 25 हो गए, 26 हो गए, इस तरह से। उसके बाद ये भी डिक्लेयर भारत अगर नहीं किया तो चाइना भी डिक्लेयर नहीं किया था कि मेरे 40 हुए या 30 हुए, कितने शहीद हुए। चाइना का भी कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद भारत सरकार उस दबाव में आके नेक्स्ट डे पीटीआई से एक ट्वीट करवाती है कि इतने और शहीद हुए थे। एक चीज बताओ, जब वहां पे भारतीय सेना का कैंप है, वहां पे उनका सारा सेना है, सब पूरा कैंप लद्दाख में लगा हुआ है, अगर हमारा सेना मिसिंग है तो वो काउंट करने में कितना टाइम लगता है? सरकार को 3 दिन क्यों लगे? आप ये सोचो। दूसरी बात, चाइना में क्या हुआ कि उनके कितने शहीद हुए अभी तक किसी को नहीं पता। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया वो भी अगर एक सोर्स के तौर पे देखो तो बस एक कयास लगाया जा सकता है कि हाँ इतने शहीद हुए, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट उनका भी नहीं है। आप इसको किस तरह से देखोगे? इतना टाइम भारत सरकार को क्यों लगे? आप पहले चले जाओ, 2014 से पहले जाके देखो, जब भी कुछ ऐसा होता था तो सड़कों पे विरोध होने शुरू हो जाते थे कि भारत सरकार ये हो गई, भारत सरकार वो। अब क्यों नहीं ये डिक्लेयर कर रहे इतनी जल्दी? 3 दिन अगर आपको 20 सेना काउंट करने में लग जाते हैं तो आप सोचो कि अगर आपका जमीन चला गया तो वो जमीन का तो फिर आपको इंस्पेक्शन करने में हो सकता है सालों लग जाए। तो वो आप कैसे कह सकते हो कि मेरा जमीन उधर गया ही नहीं है, गलवान के तरफ उस साइड कैसे नहीं गए? एक चीज। दूसरी चीज देखो, आपने गलवान की बात की, वहां पे जो कुछ हुआ आप देख रहे हो, 2 दिन से न्यूज फ्लैश हो रहा है, किसी और घाटी में भी कब्जा हो गया, चाइनीज अंदर आ गए। ये चल क्या रहा है? आप उसको गौर से देखो। कुछ चैनल ये चला रहा है कि चीन मजबूर होकर पीछे भाग गया, ठीक है, पब्लिक मान ली पीछे भाग गया, फिर वहां पे इतनी सेना क्यों है? एक चीज। दूसरी चीज, आप आज तक को देख लो, वहां पे श्वेता सिंह, जिस दिन से ये घटना हुआ है वहां पे ये कुछ मीडिया वाले जाके पूरा वहां पे अपना कैंप जमा लिए। अब ये कह लो कि आर्मी वाले का कैंप कम है, मीडिया का कैंप अभी ज्यादा हो चुका है। वहां पे वो लोग एक छत पे खड़े होकर, ये जो आप सामने देख रहे हो वो चाइना है, ये हिंदुस्तान है। अभी देखो, कल रात में ही लद्दाख के कुछ पब्लिक का बाइट आया है, उन्होंने क्लियरली उसमें बताया है कि श्वेता सिंह मेरे घर के पीछे वाले होटल के छत पे खड़ा होके और वो दिखाती है कि वो चाइना है, बट वो तो होटल से चाइना दिखता ही नहीं है। आगे जाके पहाड़ है, पहाड़ के उस पार चाइना है, तो आप वहां से कैसे दिखा सकते हो कि ये चाइना है? सरकार कहीं ना कहीं पूरा इस मामले पर विफल रही है। मोदी सरकार टोटली विफल। मेरे को तो ये समझ आ रहा है कहीं ये लॉकडाउन मामला, ये कोरोना मामला को भ्रम, पब्लिक का ध्यान उधर से हटाने के लिए तो ये कुछ ऐसा नहीं चल रहा, लेकिन अभी लगेगा टाइम। विपक्ष हमारे देश में कमजोर है, वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। फिर पब्लिक को ही समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है, अब सरकार और चाइना के बीच चल क्या रहा है, ये अभी समझ से बाहर है। क्योंकि कुमार सर, हमने देखा था कि जैसे आपने बात की, सैनिकों के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ जो है मोदी सरकार में हो रहा है, क्योंकि हमने पुलवामा का अटैक भी देखा। पुलवामा राजनीति से, पॉलिटिक्स से पहले होता है, जब 2019 का चुनाव, अब बिहार इलेक्शन आने से पहले जो चीन का ये कदम था, 20 जवान मारे गए। हालांकि हमारा ही मीडिया दावे करता रहा हम 43 मार दिए, पर इंटरनेशनल रिपोर्ट ये कहती है कि चीन का एक भी नागरिक नहीं मरा, एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। तो पॉलिटिक्स के आते ही सैनिकों पर हमले क्यों बढ़ रहे हैं? आपको एक और ध्यान दिलवा दे, छोटी सी बात। अभी आपने चुनाव की बात की, अभी चुनाव होना है बिहार में। बिहार में चुनाव को देखे, जो नेपाल कभी भारत को आंख नहीं दिखा सकता था, भारत के मंत्री कहते हैं कि हमारा बेटी और रोटी का रिश्ता है। आपको जानकारी होगी कि सीतामढ़ी के पास जो बॉर्डर है भारत नेपाल का, वहां पे नेपाल की तरफ से पहली बार फायरिंग की गई है। भारत का एक किसान मर गया और 2 लोग घायल हुए। भारत सरकार का कोई दुख है उस तरफ? और ये बताओ, नेपाल बिहार बॉर्डर पे ही हमला क्यों किया और फायरिंग क्यों किया? ना तो उस समय कोई ऐसा भारत की तरफ से था कि हमारा कोई बॉर्डर का विवाद चल रहा है या कुछ भी ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन नेपाल बॉर्डर पे फायरिंग हुई। और ये सब फायरिंग क्यों होती है? नेताओं को एक्टिव करने के लिए, कि वो आके देश हित में कुछ अपने बारे में बयान कर सके और पब्लिक को लगे कि हाँ ये नेता देश के लिए सोचता है।
और ये कोई मामला नहीं है। और उसी तरह देखो चाइना का हो गया, अब नेपाल जो भारत पे हमला कर रहा था, अब उसके दोस्त चाइना बन चुके हैं। अब आप देखो कल परसों से खबर ये आ रही है कि चाइना ने नेपाल के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक अफवाह ही है। नेपाल और चाइना में कुछ भी ऐसा खराब रिश्ता नहीं है। मेरे को ये लग रहा है चुनाव के समय शहीदों की कुर्बानी देके कहीं राजनीति तो नहीं किया जा रहा। अब इसको नकार भी नहीं सकते जहां तक अभी लग रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो हर चीज का एक एग्जैक्ट फिगर दे देती कि हाँ इतने सेना शहीद हुए। उस दिन चाइना वाले हमले में ये भी बोला गया था कि कुछ जवान हमारे उस नदी में गिर गए और वो पानी के साथ बह गए, लेकिन जब पीटीआई का ट्वीट आया उसके कुछ देर बाद बताया गया कि नहीं, कोई भी जवान उसमें नहीं गया, हमारे इतने सेना वहां पे शहीद हो गए। तो चुनाव का भी कनेक्शन हो सकता है, इसको नकार नहीं सकते। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं ऐसे हमले जब भी होते हैं, मीडिया का रुख कई बार सवालों के घेरे में रहा, जो चीन के टाइम पे भी रहा। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में ये कहना कि 300 मार दिए, 350, 500, 600 तक आंकड़ा पहुंच गया। और जब चीन की बात आई तो चीन पर एक हेलीकॉप्टर चारों तरफ घूम रहा है, वो भारत रेंज पे ही घूम रहा है, और ये बार बार दिखा रहे हैं कि ये देखिए कि ये जो निगरानी कर रहा है, अब चीन खबरदार हो जाए, सावधान हो जाए, चीन को उनकी औकात दिखानी है। जो मीडिया का एग्रेसिव चेहरा रहा है बीते 7 सालों में, वो कितना खतरनाक है देश। देखिए मैं आपको सबसे बड़ी चीज एक बता दूं, आज के टाइम में मीडिया कौन है, अब इसको थोड़ा सा गौर से समझिए। अभी के टाइम में मीडिया कौन है, आप जो भी चैनल देख रहे हो, आपको सबसे पहले एक जानकारी दे दे। आप बताइए, आप एक पत्रकार है, कॉमन पत्रकार, आप अगर एक चैनल खोलना चाहो तो आपको जब तक उसमें किसी बड़े घराने को इन्वॉल्व नहीं करोगे आप चैनल नहीं खोल पाओगे। कोई भी कॉर्पोरेट का बंदा आता है, अगर वो इतना ज्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट करके अगर चैनल चलाएगा तो उसको बेनिफिट चाहिए। तो आज के टाइम में मोस्टली चैनल अंबानी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। जितने भी चैनल आप देख रहे हैं ना, मोस्टली में बड़े कॉर्पोरेट घराने, और मोस्टली कह लो कि अंबानी का भी हर चैनल में लगभग में शेयर है। तो जो चीज वहां से ऑर्डर होगी उस चैनल, किसी भी चैनल पे पत्रकारिता नहीं हो रही है। खुल के आप इस चीज को मानो, कोई भी चैनल पत्रकारिता नहीं कर रहा। अभी के जितने भी ब्रांड एंकर है, आप जितने भी देख रहे हो, जिनको हम लोग फेमस एंकर मानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार के एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं। जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा वो उसी चीज को दिखाएंगे, उसको और अलग अलग तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको विज्ञापन चाहिए। बिना विज्ञापन के चैनल चलता नहीं। अगर भारत में ऐसा कानून हो कि एक कॉमन पत्रकार उठ के मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से लाइसेंस लेके चैनल चला सकता है, तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी महंगी नहीं रह गई कि कोई 500 करोड़ या 100 करोड़ लगा के ही चैनल चलाया जाता। वो टेक्नोलॉजी अब चली गई। टेक्नोलॉजी बहुत छोटी छोटी आ गई है मार्केट में। अगर एक पत्रकार को लाइसेंस दिया जाए तो वो भी अपना चैनल चला सकता है, और तब होगी सच्ची पत्रकारिता। ये कोई पत्रकारिता नहीं हो रही। कॉर्पोरेट घराना जब भी मीडिया में इन्वॉल्व होगा, बिजनेस करने के लिए इन्वॉल्व होगा, तब उनसे पत्रकारिता की उम्मीद क्यों रख रहे हैं? ये हमारी बेवकूफी है कि हम उनको देख देख के पत्रकारिता की उम्मीद कर रहे हैं कि देश हित में वो काम करेंगे। बिल्कुल भी नहीं, वो पत्रकारिता है ही नहीं। वो परोस रहे हैं हमारे सामने अलग अलग तरीके का, और हम लोग उसमें गुमराह हो रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ लेना चाहूंगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, वो एक छोटी सी घटना होती है तो ट्वीट करते हैं। अगर क्रिकेट मैच के दौरान शिखर धवन का अंगूठा टूट जाता है, ट्वीट होता है, पर 3 दिन तक खामोशी रही, और 3 दिन के बाद संबोधन किया गया जब देश की जनता को, तो कई सारे झूठ बोले गए, जो साफ तौर पर ये था कि हमारा चीनियों ने कोई जगह नहीं घेरी है और कोई हमारे जवान जो है यहाँ पर आकर के नहीं मारे गए हैं। तो ये जो देश की जनता से बड़ा झूठ था, किस तरीके से देख? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज है, हो सकता है कि सरकार और वहां के प्रशासन के बीच कोऑर्डिनेशन की कोई कमी रही हो, या हो सकता है कि पीएमओ के अंदर का ही कोई ऐसा अधिकारी रहा हो जो प्रधानमंत्री के लिए स्पीच वगैरह तैयार करता है, उससे कोई मिस्टेक हुई हो। लेकिन फिर भी वो एक प्रधानमंत्री है, उनको अपने पद की गरिमा का तो ख्याल करना चाहिए ना। उनको देखना चाहिए कि एक्चुअल मैटर क्या है। अभी ना देखे वो बयान दिए, और आपको ये भी पता होगा कि उस मैटर पे कोई ट्वीट नहीं आया था। उस मैटर पे कोई ट्वीट नहीं आया था। वो जब स्टेटमेंट दिए हैं और चारों तरफ ट्रोल हो गया कि उसमें भी झूठ बोला गया, क्योंकि 2 तरह की बातें प्रधानमंत्री खुद ने ही बोली थी और अपनी वजह से वो ट्रोल हुए। तो देखो, पहली बात ये है कि प्रधानमंत्री, आपको ये सोचना चाहिए कि आप देश के मुद्दे पे नहीं, विदेश नीति पे बात कर रहे हो, और वहां आपको पहले कागजी भी और प्रमाण के साथ देश के सामने आना चाहिए। देश अभी आपको शक के निगाह से देख रहा है। उस दिन के स्टेटमेंट के बाद से पूरा देश आपको शक के निगाह से देख रहा है। आपको उस मामले पे एक बार फिर से आके क्लियरिफिकेशन देना चाहिए कि उस मामले का सच क्या है।
बार बार सेना बलिदान दे रहे हैं, सेना शहीद हो रहे हैं, ये गलत है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। अगर कहीं ये चुनावी कनेक्शन है, फिर वो 2-4-10 दिन में अपने को पता लग ही जाएगा, पब्लिक समझ जाएगी सारी कि वो क्या चल रहा था चाइना के साथ और अब क्या चलने वाला है। कुमार सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने चीन के मुद्दे पर बारीकी से नजर भी बना रखी है और जिस तरीके से सियासत भारतीय जनता पार्टी मिलकर के सेना के जवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है और देश की जनता के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है।